हेलो लवली स्टूडेंट्स। क्लास 6 के न्यू चैप्टर 2 में आज हम लोग ऑन द ट्रायल ऑफ अर्लीस्ट पीपल ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है ये चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्लीस्ट पीपल के बारे में। शुरुआती समय में लोग रहे कैसे होंगे, किस तरह से बसे होंगे, वो क्यों और कहाँ रहते थे, क्यों एक जगह पे रह नहीं पाते थे, मूव करते रहते थे। उन्होंने जो टूल्स हैं स्टोन टूल्स वो कैसे बनाए। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट जो है वो कैसे चेंज हुआ। फिर इसमें हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस समय में जो पेंटिंग्स वगैरह थी उनमें क्या योगदान रहा है इस वक्त का। उसके अलावा हम यहाँ पे केस स्टडी पढ़ेंगे रॉक पेंटिंग इन फ्रांस पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले ये जानते हैं कि वाई वेयर दे ऑन द मूव। ये जो अर्लीस्ट पीपल थे कौन थे, ये लोग कहाँ से आए थे। ठीक है, सबसे पहले इस पे ही बात करते हैं। कहा गया कि 2 मिलियन ईयर्स पहले जो ह्यूमंस हैं वो हंटर गैदरर्स की तरह डेवलप हुए। अब आप सोचोगे हंटर गैदरर्स क्या होता है, तो हंटर्स का मतलब हो गया ये हंटिंग करने वाले। ठीक है, और गैदरर्स का मतलब हो गया कि फल फ्रूट मीट वगैरह इधर उधर से जमा करके एक जगह ये लोग रखते थे और उसके अलावा ये सब कुछ खा लेते थे फूड की तरह। ठीक है, रूट्स हैं, सीड्स हैं, एनिमल है, फिश है, बर्ड्स है, सब कुछ खाते थे। लेकिन ये डिफ़िकल्ट था इनके लिए क्योंकि इस समय में इनको शुरुआती जो इंसान है, आप सोचो 2 मिलियन ईयर्स का मतलब हो गया आपका 20 लाख साल पहले। तो उस समय में ये चीज़ें इनको ये नहीं पता था कि स्टोन क्या होता है या फिर फायर क्या है। और आज की तरह ये नहीं है कि नॉनस्टिक वाले बर्तन कैसे होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल रही होगी। एनिमल्स जो इस समय में थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर थे और काफ़ी तेज़ दौड़ते थे। तो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो अलर्ट रहें, बहुत क्विक रहें और प्रेजेंस ऑफ माइंड का जो इस्तेमाल होता है वो अच्छी तरह से करें, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये वेल एजुकेटेड सोसाइटी थी। ठीक है, उसके अलावा है कि ये प्लांट्स को कलेक्ट करते थे और ये चीज़ें अच्छी थी कि इनके पास प्लांट की जानकारी थी कि कौन सा प्लांट जो है वो पॉइजनस हो सकता है। इसके अलावा इनको ये भी पता था कि जो सीज़न्स हैं वो कौन कौन से सीज़न हैं और इसके बारे में भी जानकारी रखते थे। तो जब ये एक सीज़न में ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कि काफ़ी बारिश हो रही है तो ये यहाँ से मूव कर जाते थे। फिर ये वैसी जगह पे गए जहाँ पे कि इनको फिर से ये सारी चीज़ें मिल रही है। तो गैदरिंग करने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ये इसलिए भी झुंड में रहते थे, मिल करके शिकार करते थे, क्योंकि एक जगह का शिकार ख़त्म हो गया, एक जगह का खाना ख़त्म हो गया तो फिर ये मूव कर जाते थे दूसरी जगह के लिए। क्योंकि उस समय में ऐसा नहीं था ना कि ये वाला ज़मीन मेरा है और ये वाला तुम्हारा है, ऐसा तो कोई लड़ाई ही नहीं था। जहाँ मन वहाँ जा आ सकते थे। बस ये मैटर करता था कि अवेलेबल है फूड या फिर नहीं है। नेक्स्ट हमारा फिर ये टॉपिक आ जाता है कि मूव करना क्यों ज़रूरी था। तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि मूव करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो खाना जहाँ अवेलेबल है वहाँ जाना है। एनिमल जो है ये भी अब ऐसे नहीं थे कि सिर्फ इंसान ही एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। एनिमल्स भी जो इनके ज़रूरत के जो एनिमल्स थे ये मनुष्य अपने साथ लेकर चल रहे थे। प्लांट्स जो थे वो भी सीज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पे उग रहे थे। अब है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे इनको ये जानकारी थी कि आप कह सकते हो कि ये थोड़े इंटेलिजेंट भी थे। ठीक है, और ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जैसा कंडीशन होता था अपने आप को दुनिया के अलग अलग हिस्से में, ठीक है, आप अफ्रीका देखो, यूरोप देखो और एशियन कंट्रीज़ देखो, यहाँ पे लोग जो है वो डिस्कवरी करना स्टार्ट कर दिए थे। तो इनको ये पता था कि सीज़न के अकॉर्डिंग कौन सा प्लांट जो है वो कहाँ पे ग्रू हो रहा है। उसके अलावा जो वाटर है इसके भी सोर्सेज बहुत से थे। ठीक है, ज़्यादातर अगर देखा जाए तो नॉन पेरेनियल साइट्स जो थे वो इनके रहने के लिए इनको उपयुक्त लगती थी। अब है कि आप ये सोचोगे कि ये पेरेनियल और नॉन पेरेनियल क्या है, तो पहले इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
पेरेनियल सोर्सेज का मतलब होता है कि जो रिवर्स हैं और लेक हैं, ठीक है, इनमें थ्रू आउट ईयर, पूरे साल भर, ठीक है, सालों भर इसमें पानी जो है वो रहेगा ही, जैसे कि गंगा रिवर है, यमुना है, ठीक है। और नॉन पेरेनियल सोर्सेज वो हो गए वो रिवर्स या लेक्स हैं जो कि जहाँ पे कि वाटर जो है वो थ्रू आउट ईयर अवेलेबल नहीं रहता है। और ये जो है प्लेसेस ये ड्राई हो जाते थे समर सीजन्स में। इसका अच्छा सा एग्जांपल है महानदी और कृष्णा नदी, ठीक है। तो ये जो लोग थे ये क्या करते थे कि समर सीज़न में वैसी जगह को मूव कर जाते थे जहाँ पे इनको पानी मिल सकता है। अब आप ये सोचो कि पानी जहाँ है वहाँ ऑब्वियस सी चीज़ है कि खाने पीने की चीज़ें भी जो है वो ईजिली अवेलेबल होंगी, तो मूव करने का एक रीज़न ये भी था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिर कि हम कैसे जानेंगे, हाउ डू वी नो कि जो ये लोग हैं ये क्यों गए थे, कैसे पता चला कि 20 लाख साल पहले क्या हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है पुरातत्ववेत्ता, ठीक है। आप इसको सिंपल भाषा में ये भी समझ सकते हो, जो खुदाई करके पुराने अवशेषों को, ठीक है, पुराने जो र्यून्स हैं उनको निकाल कर लोगों को म्यूज़ियम के थ्रू या फिर बहुत जगह पे प्रदर्शनी लगती है उसमें भी ये चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह, फिर केव्स जो हैं उनको भी ये लोग सर्च करते हैं, वो फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये ऐसे टूल्स को खोजे उस समय के जो कि वुड से बने हुए थे, बोन से बने हुए थे, ठीक है। ये बोन्स जो है वो ऑब्वियस सी बात है जानवरों के थे, और स्टोन यूज़ हुआ था अर्ली पीपल के द्वारा, जिसको कि ये लोग यूज़ करते थे मीट को काटने के लिए। अब आप ये सोचो कि मीट को काटना क्यों ज़रूरी लगा होगा, तो ऑब्वियस सी चीज़ें थोड़ा अकल रहा होगा, है ना, कि काट काट करके छोटे छोटे पीसेज में खाना शायद ज़्यादा सही लगे। तो ये क्या करते थे कि नुकीले धारदार स्टोन को तैयार करते थे, उसको बिल्कुल भी शार्प करते थे और उसका इस्तेमाल करते थे, इवन कि बोन को भी, ठीक है, इस्तेमाल करते थे ये लोग चाकू की तरह, जिससे कि ये मीट काट सकें और फ्रूट को चॉप कर सकें। उसके अलावा जो रूट्स हैं उनको डिग कर सकें। और आज की तरह उस समय में ऐसा नहीं था कि बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी के कपड़े होते थे, ठीक है। तो कपड़ों के लिए ये लोग इस्तेमाल करते थे एनिमल के स्किन को, तो उसको भी ये स्टिच करते थे क्लोथ्स की तरह। तो उसके लिए भी बोन और स्टोन, ठीक है, जो नुकीले स्टोन होते थे उसका इस्तेमाल करते थे कपड़ों को भी स्टिच करने के लिए। उसके अलावा है कि बहुत जगह पे ऐसे बोन्स भी मिले हैं या वुड मिले हैं जिनसे कि स्पीयर्स और एरोज बनाए गए थे हंटिंग के लिए। अब आप सोचोगे कि वुड और बोन जो है वो कैसे हंटिंग के लिए यूज़ हुआ, तो ये स्पीयर्स बनाते थे एरोज़ की, हाँ लकड़ी है उसमें बोन को फिट कर दिए या फिर जो नुकीले स्टोन है उनको फिट कर दिया और उसके बाद में फिर उसको तीर की तरह इस्तेमाल किए। धनुष बाण आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो उस तरह से ये हंटिंग करते थे ताकि जानवरों का शिकार जो है वो दूर से भी किया जा सके, या फिर फल को तोड़ना है तो उसके लिए भी ये चीज़ें इस्तेमाल हो। उसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी ढूंढा कि ये लोग वुड का इस्तेमाल, लकड़ी का इस्तेमाल हट बनाने के लिए भी करते थे, ठीक है। हट का मतलब हो गया झोपड़ी। उसके अलावा और भी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि बेटर क्वालिटी मिली है स्टोन की, जिसमें कि ऐसे भी कुछ फैक्ट्री साइट्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को जहाँ पे कि ब्लॉक्स हैं स्टोन्स के, टूल्स बने हुए हैं बहुत सारा। उसके अलावा बहुत सारे यूँ ऐसे वेस्टेज भी हैं स्टोन्स के जो कि मिले हैं ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे। तो आप ये समझ सकते हो कि इस समय में चॉपिंग के लिए या फिर कटिंग के लिए जो ये स्टोन है, ये इनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश 20 लाख साल पहले भी की गई थी। तो मतलब मनुष्य का जो दिमाग है वो इतना ज़्यादा डेवलप था लाखों साल पहले भी कि वो इन चीज़ों का उस समय भी इजाद किया था, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये जो लोग थे, ठीक है, ये ऐसी साइट पे भी रहते थे जहाँ पे कि आप कह सकते हो कि हैबिटेशन कम, ये फैक्ट्री साइट की तरह ज़्यादा दिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका, ठीक है। तो इसको फैक्ट्री साइट की तरह ही ढूंढा गया है और यहाँ पे केव्स हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, और ये केव्स ऐसे दिखाई देते हैं कि
ज़रूर ही यहाँ पे रेन, हीट और विंड से बचने के लिए ये लोग रहे होंगे, ठीक है, ये जो अर्ली पीपल है। तो इतना तो ये समझ में आ रहा होगा आप सबको कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो बुद्धि से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेवलप थे, कि उनको क्लाइमेट चेंजेस से बचने का सारा उपाय आता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेकिंग स्टोन टूल्स। इसमें अब हम देखेंगे स्टोन ऑन स्टोन की बात की गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी टूल्स बनाए जाते थे वो वन हैंडेड होते थे, एक हाथ में पकड़कर आप उसको चला सकते हो। लकड़ी के जो ऊपरी भाग हैं उस पर इन स्टोन्स को बिल्कुल भी लगा दिया जाता था, और दूसरे हाथ से दूसरे स्टोन से अगर देखा जाए तो ये उस पर बिल्कुल भी स्ट्राइक ऑफ करते थे, जिससे कि ये पता चलता था कि इसका शेप जो है वो किस तरह से होगा। आप जनरली भी देखोगे कि दो पत्थरों को बिल्कुल भी अगर हैमर से अगर आप किसी पत्थर को शेप देने की कोशिश करोगे तो ये बनता है। तो इसी को कहा गया स्टोन ऑन स्टोन, की मतलब पत्थर से पत्थर को शेप में लाने की कोशिश की गई थी। उसके अलावा प्रेशर फ्लेकिंग की भी बात की गई है इसमें, जिसमें ये कहा गया कि सरफेस को बिल्कुल भी फर्म किया गया था। ये ऐसे दिखाई देते थे कि बिल्कुल भी जो हैमर है उसके स्टोन में ये लोग बोन का यूज़ भी करते थे और स्टोन का भी यूज़ करते थे इसको इसके कोर के लिए, ठीक है। और इसके शेप जो थे वो बिल्कुल भी आज के आधुनिक टूल की तरह ही दिखाई पड़ते थे, कि बहुत ही अच्छी तरह से किसी भी चीज़ को काटा या फिर ठोका जा सकता था। तो ये काफ़ी डेवलप्ड थे इस समय के अर्ली ह्यूमंस। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे कि फाइंडिंग अबाउट फायर। आप ये जानते हो कि मानव सभ्यता में एक सबसे बड़ी खोज थी, आधुनिक खोज भी इसको कह सकते हैं, आग का आविष्कार। ठीक है, तो कहा गया है कि कुछ ऐसे ऐश मिले हैं, ठीक है, कुरनूल केव्स में, जहाँ पे कि ये देखने से पता चलता है कि ये जो राख है, ठीक है, ये ज़रूर उस समय में लाइट सोर्सेज की तरह यहाँ पे यूज़ किए गए होंगे आग को, और खाना को बनाने के लिए। उसके अलावा जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे डर लगता होगा, तो उनको भी दूर रखने के लिए इस आग का आविष्कार किया गया होगा। तो अगर आपने स्टोरी सुनी होगी वो चकमक पत्थर वाली, कि दो पत्थर को आपस में ऐसे ही बिल्कुल भी लोग जो है अपनी दिनचर्या में थे और अचानक से दो पत्थर जो है किसी ने घिसा और उससे एक चिंगारी निकली और वो गिर गई, और उसके बाद में फिर वहाँ पे आग लग गया। और ये एकदम ही सौभाग्य से आप कह सकते हो कि अचानक से आग का आविष्कार हो गया था। और उसमें कुछ दाने गिरे थे अनाज के, तो वो बाद में खाने पर लोगों को ऐसा लगा कि ऐसे भी चीज़ों को खाया जा सकता है। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी आग में पकाकर या भूनकर खाने की परंपरा का। तो ये एक मानव सभ्यता में काफ़ी विकसित आविष्कार है। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे चेंजिंग एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में। तो कहा गया है कि लगभग अगर देखा जाए 12,000 साल से ज़्यादा पहले, ठीक है, क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा था। और क्लाइमेट ऐसा चेंज हुआ कि धरती पे कंडीशंस जो है वो वार्म होने लगे थे। तो वार्म जैसे जैसे हो रहे थे, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, तो ऐसे में ग्रासलैंड जो है वो बिल्कुल भी तेज़ी से बढ़ रहे थे। और इस समय में धरती पर ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो है वो भी नज़र आने लगे थे, जैसे कि कैटल्स हैं, गोट्स हैं। तो लोगों ने अब इनको क्या करना शुरू किया, हर्डिंग और रेयरिंग करना शुरू कर दिया। मतलब कि मनुष्य ने बिल्कुल भी इन जानवर, रेयरिंग का मतलब हो गया पालना शुरू किया, फिर इनके बच्चे हुए, फिर उसके बाद में फिर ये जो है एक सभ्यता जो है वो आगे बढ़ने लगी, जीवन से जीवन की उत्पत्ति होने लगी इस समय में। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट के चेंज का असर मनुष्य और जानवरों दोनों पे पड़ा था। यहाँ पे पालतू पशुओं को पालतू बनाने की कवायद जो है वो शुरू हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर स्टार्ट कैसे हुआ, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में। कहा गया कि जो ग्रेन है, ठीक है, तो ये भी ऐसा नहीं है कि मनुष्य को शुरू में ही पता चले कि हाँ भाई ये चावल है, ये गेहूँ है, और चलो इसको पीसते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। ऐसा नहीं हुआ था। ये ग्रासलैंड जब बहुत विकसित होने लगे तो उस समय में ये इन ग्रासेस में ही कुछ ऐसे ग्रास थे जैसे कि वीट है, बार्ली, मेज, राइस। तो ये नेचुरली डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में
अलग अलग हिस्सों में, ठीक है, ये जन्म लेना शुरू कर दिए थे ग्रासेस की तरह। और जो लोग हैं वो लर्न करने लगे, सीखने लगे कि अच्छा ये मील की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये लोग अब क्या करने लगे कि क्रॉप्स को ग्रो करने लगे। अब यहाँ पे एक बात ये बनती है कि जब हमने पहला जो अपना टॉपिक पढ़ा था कि वाई वेयर दे ऑन द मूव, ये घूम रहे थे, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे कितनी अच्छी स्टोरी है कि यहाँ से इनको समझ में आने लगा है कि ऐसे क्रॉप्स को ग्रो किया जाए तो इसको बहुत टाइम तक, ठीक है, लंबे समय तक इसको बिल्कुल भी संभाल कर रखा जा सकता है। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ, टाइम और डेडिकेशन के साथ इन अनाजों को उपजाना शुरू किया। फिर इन्होंने देखा कि अनाज उपजाने की जब परंपरा शुरू हुई तो ये बाकी दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर दिए। मतलब इनके पास कम समय होने लगा और उसके बाद में फिर सारा जो टाइम है वो हंटिंग और एक जगह से दूसरी जगह मूव करना छोड़ अब किस में चला जाता था, खेती में चला जाता था, अनाज उपजाने में चला जाता था। तो स्लोली एक न्यू टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आना शुरू हुआ और जिसको कहा गया है परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ मनुष्य के अंदर वो स्थिरता वाली भावना कि अब उसको एक जगह बिल्कुल भी स्टेबल होकर रहना है, ठीक है। अब हम लोग अपना यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिवीज़न ऑफ ह्यूमन हिस्टोरिकल टाइम। तो आप सब जानते ही हो हिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है कि हम सब बिल्कुल भी नाम और डेट इनको याद रखते चलें, समझते चलें। तो सबसे पहले बात करते पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो कहा गया है कि 2 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, उस समय से लेकर, ठीक है, 12,000 साल तक जो अर्ली पीरियड है ये था हिस्ट्री का। आप कह सकते हो कि अर्ली पीरियड या फिर 99% टाइम जो है वो ये कवर करने वाला पीरियड था पैलियोलिथिक एज, ठीक है। अब ये पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहली बात है कि पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, और जो लिथिक है इसका मतलब होता है स्टोन। तो 99% टाइम ये जो हमारा ओल्ड स्टोन एज है यही कवर करता है। और रियल में अगर देखा जाए तो इधर उधर जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वेज होती है उसमें जो चीज़ें मिल गई हैं 20 लाख साल पहले की, तो उससे हमें जानकारी इनके बारे में मिलती है। नहीं तो फिर कहीं पे ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी स्टोर करके रखा गया है कि आओ और आप हमारे बारे में जानकारी लेकर जाओ। तो जो ये हमारा ओल्ड स्टोन एज था, ठीक है, जिसको कि पूरा पाषाण युग कहते हैं हिंदी में, पत्थरों का युग, तो वही 99% टाइम हिस्ट्री का कवर कर लेता है। तो ये काफ़ी लंबा वक्त रहा है, ठीक है, लंबा वक्त भी कह सकते हो और मनुष्य के सभ्य होने का भी वक्त ये था। दूसरा हमारा टाइम आ जाता है 12,000 से लेकर, ठीक है, 10,000 ईयर्स अगो। इसका मतलब होता है मिडिल स्टोन, मतलब मध्य पाषाण। ये अब क्या हो गया कि पैलियोलिथिक में लोग जो थे वो बड़े बड़े स्टोन से चॉपिंग कर रहे थे, तो उससे मीट काट रहे थे, तो फ्रूट्स जो है वो काट रहे हैं। उसके अलावा ये धनुष बाण बनाकर यूज़ कर रहे हैं। तो उस समय में जो टूल्स थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे पैलियोलिथिक एज में। लेकिन मिज़ोलिथिक एज आते आते दिमाग का भी विकास हुआ और इस समय में जो स्टोन टूल्स थे ये जो मिले हैं इनके साइज़ माइक्रोलिथ्स हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि ये थोड़े साइज़ में अब छोटे होते चले गए, छोटे भी हुए, शार्प भी हुए और थोड़े अच्छे तकनीक वाले मिले, ठीक है। तो जिन्हें देखकर ये पता चलता है कि इनसे एरोज और साइकिल्स बनाए गए थे, ठीक है। तो इनमें अटैच होते थे ये चीज़ें, तो और थोड़ा विकास हुआ, थोड़ा और ज़्यादा जो टूल्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे बेहतर बनने लगे थे। तो ये था आपका मेसोलिथिक एज। नेक्स्ट हमारा आ जाइए आप नियोलिथिक एज पर। तो इसको माना गया है फ्रॉम 10,000 ईयर्स अगो। तो ये आप नया कह सकते हो और ये जो नया चला आ रहा है इसको अभी मॉडर्न से भी आप जोड़ सकते हो। इसके बाद में फिर आया प्री हिस्ट्री, फिर आया मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये इसको नव पाषाण कहा गया, मतलब कि ये नियोलिथिक एज था, नया युग था पत्थरों का और इस समय में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ इन अर्ली पीपल से लेकर के और नियोलिथिक तक, ठीक है। ये जो स्टोन एज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। तो ये जो
नियोलिथिक एज है, जब इसकी बात हम लोग करते हैं तो इसमें बिल्कुल भी ये जो वर्ड ही है ये हमें बताता है कि ये एक बेहतर स्टोन एज था, पत्थरों का युग था, जिसने दुनिया को बहुत सारी चीज़ें बताई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रॉक पेंटिंग्स एंड ऑस्ट्रिचेस। ऑस्ट्रिचेस मतलब तो समझते ही हो आप सब, शुतुरमुर्ग को कहा गया है। कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे भी केव मिले हैं जिसमें कि लोग रहते थे और यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स दिखते हैं। ठीक है, तो रॉक पेंटिंग्स कैसे हैं, तो वाइल्ड एनिमल्स के हैं और जो ये दिखाते हैं कि इनकी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी ग्रेट थी, ये काफ़ी स्किलफुल थे। और ये केव्स ज़्यादातर अगर हम लोग इंडिया की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ मध्य प्रदेश में मिले हैं और साउदर्न उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। तो अभी अगर आपको कोई कहे कि भारत में ऑस्ट्रिच मिलता है तो आप कहोगे ऐसा तो है ही नहीं, भारत में कहाँ मिलता है। लेकिन ये वक्त जो था, ठीक है, जब हम लोग बहुत पास्ट की तरफ चलते हैं तो पता चलता है कि ऑस्ट्रिचेस जो है वो इंडिया में पैलियोलिथिक पीरियड में थे भारत में। ठीक है, उस समय में ऑस्ट्रिचेस का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। बहुत सारे ऑस्ट्रिच के एग सेल्स मिले हैं। एक जगह है पाटन महाराष्ट्र में, वहाँ पर, और बिल्कुल भी ये बहुत अलग अलग पीसेज में मिले हैं। तो पीसेज का मतलब नहीं है कि उसकी हड्डियाँ मिली है, ठीक है, ये पीसेज जो है आप देखोगे कि वो आजकल जो एंटिक पीसेज बोलते हैं ना उनकी तरह, कहीं इनकी हड्डियों से माला बनी हुई है तो बीड्स है, उसके अलावा तरह तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि पैलियोलिथिक एज में भारत में ऑस्ट्रिचेज थे। ठीक है, और रॉक पेंटिंग्स जो है उसका तो आप देखोगे समय समय पे बहुत सारा साक्ष्य मिलते रहता है कि बहुत सारी गुफाओं में भारत में अलग अलग तरह के एनिमल्स की पेंटिंग्स, उसके बाद में फिर इंसानों की भी आकृति जो है वो मिलती है और काफ़ी खूबसूरत वो चित्र नज़र आते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा एल्सवेयर में केस स्टडी रॉक पेंटिंग्स इन फ्रांस। तो रॉक पेंटिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो फ्रांस में लगभग 20,000 से लेकर 10,000 ईयर्स पहले यहाँ पे भी इसके कुछ एविडेंसेस मिले हैं। और वाइल्ड एनिमल्स जो है वो यहाँ पे पेंट किए गए थे रॉक्स पे और काफ़ी ब्राइट कलर्स में। ठीक है, बहुत ही चमकीले, खूबसूरत। और आप ये सोचो कि मटेरियल कैसा रहा होगा कि उतने लाखों वर्ष पहले का है और वो आज भी बिल्कुल भी उतनी ही खूबसूरत दिखता है और उसी रूप में है। तो कहीं ना कहीं आज की हमारी जो डेवलप्ड सोसाइटी है उससे बेहतर रही होगी। ठीक है, क्योंकि आजकल आप देखते हो कि एक बिल्डिंग की ही अगर बात ले लो आप, तो 10-20 साल में वो ख़राब होना शुरू होता है, ढह जाता है। और इन्होंने पेंटिंग बनाकर छोड़ी लाखों लाख साल पहले और वो आज भी ब्राइट लगती है देखने से। ठीक है, तो कहा गया कि इनमें जो कलर्स डाले गए थे वो मिनरल्स थे, जैसे कि ऑर्क है, आयरन ओर है, चारकोल है, इसका इस्तेमाल किया गया था। और ये बहुत बार ऐसा होता है कि इनको देखकर ये प्रतीत होता है, फील होता है कि ये ज़रूर उस समय में कुछ ना कुछ उनके सेरेमोनियल ओकेजन्स रहे होंगे जिसके लिए ये बनाए गए होंगे। या फिर हो सकता है, देखिए हम और आप जो हैं वो चैप्टर्स को जब पढ़ते हैं तो बस कयास लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो कहा गया है कि शायद ये किसी स्पेशल रिचुअल के लिए बनाए गए होंगे, क्योंकि हो सकता है हमारे आज के सोसाइटी की तरह ये भी प्रदर्शनी लगाते होंगे, इनके पास भी लोग जो हैं वो देखने के लिए आते होंगे, या फिर शादी ब्याह जैसी चीज़ें अगर रही होंगी तो बस हम कयास लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ये था हमारा क्लास 6 का चैप्टर 2। मुझे उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज़ है मुझे कमेंट में आप पूछिए। खुश रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू, स्टे सेफ।